नमस्ते बच्चों। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर लगभग एंडिंग की तरफ बढ़ रहा है। अब हम आज पढ़ते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये लॉ हम पढ़ें उससे पहले हम ये समझें कि रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस या एंट्रोपी क्या चीज़ होती है, क्योंकि इसके अंदर इसके बारे में ही बता रखा है। देखिए एक एग्जांपल लें। हम कोई एक ऐसा बॉक्स लें जिसके अंदर पार्टीशन लगा हुआ है और उसकी एक तरफ कोई गैस ए भरी हुई है और दूसरी तरफ कोई गैस बी भरी हुई है। जब तक वो पार्टीशन रहेगा तब तक पहले वाले चैम्बर में गैस ए रहेगी, दूसरे वाले चैम्बर में गैस बी रहेगी। लेकिन जैसे ही हम वो पार्टीशन हटा दें तो दोनों गैसेस आपस में मिक्स हो जाती हैं। उसके बाद में आप वापस पार्टीशन लगा दो तो आपको फर्स्ट वाले बॉक्स के अंदर या फर्स्ट वाले चैम्बर के अंदर ए और बी दोनों तरह की गैसेस के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। इसी तरह से जो सेकंड वाला है उसके अंदर भी ए और बी दोनों तरह की गैसेस मिलेगी। लेकिन अब हम ये चाहें कि ए और बी को वापस से सेपरेट कर दें तो ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम उनको सेपरेट कर पाएँ, यानी कम से कम फिजिकल प्रोसेस यूज़ करके हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस हुआ वो अपने आप हुआ है, तो हम बोलेंगे कि इसमें रैंडमनेस बढ़ गई है या उसकी एंट्रोपी बढ़ गई है या डिसऑर्डरनेस बढ़ गई है। बस यही जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसका मैटर बनाता है। तो हम देखें इसके अंदर, द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेज दैट व्हेन एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म और मैटर मूव्स फ्रीली, दैट इज एंट्रोपी और डिसऑर्डर इन अ क्लोज सिस्टम इंक्रीजेज। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस दैट प्रोड्यूस no other effect than transfer of heat from lower temperature body to higher temperature body। यानी ऐसी कोई डिवाइस बनाना पॉसिबल नहीं है जिसमें हम हीट एनर्जी को कम टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफ़र कर सकें, ऐसा संभव नहीं है। फिर आगे हम देखें, द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट the total entropy of an isolated system can never decrease over time and is constant if and only if all processes are reversible. Isolated system spontaneously revolve towards thermodynamic equilibrium, the state with maximum entropy। यानी एक आइसोलेटेड सिस्टम में उसकी एंट्रोपी कांस्टेंट तभी रहेगी जब उसके अंदर होने वाले सारे के सारे प्रोसेसेस रिवर्सिबल हों। लेकिन हमको पता है कि नेचर में होने वाले प्रोसेसेस इरिवर्सिबल होते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, नेचर में या आप यूँ कह दीजिए यूनिवर्स के अंदर एंट्रोपी कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है। द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट द स्टेट ऑफ एंट्रोपी ऑफ द एंटायर यूनिवर्स एज एन आइसोलेटेड सिस्टम विल ऑलवेज इंक्रीज ओवर टाइम। द सेकेंड लॉ ऑल्सो स्टेट्स दैट द चेंज इन द एंट्रोपी इन द यूनिवर्स कैन नेवर बी नेगेटिव। यानी एंट्रोपी में जो चेंज है यूनिवर्स के अंदर वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। जो एंट्रोपी में डिफरेंस या चेंज है उसको हम डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये डेल्टा एस ये पॉजिटिव होता जा रहा है, यानी इसकी वैल्यू आप नेगेटिव नहीं कर सकते या हो नहीं सकती है, या हम यूँ कहते हैं कि यूनिवर्स की एंट्रोपी कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। एंट्रोपी को एक और तरीके से समझिए, जैसे हम अगर रूम के किसी कॉर्नर में परफ्यूम छिड़कते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, उसकी स्मेल सब तरफ फैल जाती है, मतलब पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल सब तरफ फैल गए। तो ये डिसऑर्डरनेस बड़ी है। अब हम वापस वो सारे मॉलिक्यूल्स को कलेक्ट करके बॉटल के अंदर नहीं डाल सकते। अगर आप ये सोचते हैं कि रूम के अंदर की सारी गैस को हम कलेक्ट कर लें, उसको हम कंप्रेस कर लें, लिक्विफाई कर लें और किसी सेपरेशन टेक्निक से हम सेपरेट कर लें, आपका सोचना सही है। लेकिन अगर हम ये प्रोसेस करेंगे तो उसमें जो परफ्यूम है उसको हम सेपरेट तो कर पाएंगे, लेकिन इस प्रोसेस को करने के लिए हमने जो एनर्जी खर्च की है वो एनर्जी कहीं और डिसऑर्डरनेस को बढ़ा देगी या एंट्रोपी को बढ़ा देगी। अब देखिए एंट्रोपी का फॉर्मूला डेल्टा एस, ये एंट्रोपी में जो डिफरेंस है वो, ये ध्यान रखना कि एंट्रोपी को उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को मेज़र नहीं किया जा सकता है।
मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं किसी सिस्टम की एक एंट्रोपी है उसको एब्सोल्युटली फाइंड आउट कर लें, फिर दूसरा अगर उस सिस्टम में कोई चेंज होता है फिर उसकी एब्सोल्यूट फाइंड आउट कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जो डिसऑर्डरनेस है या जो एंट्रोपी में चेंज हो रहा है उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी, या सीधे सीधे हम इसको क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी से भी डिनोट कर सकते हैं। एंट्रोपी मीन्स डिसऑर्डर और chaos, द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर और अनसर्टेनिटी इन अ सिस्टम। इसकी यूनिट क्या होगी? जूल पर मोल पर केल्विन। ध्यान देना डेल्टा एच की जो यूनिट होती है वो जूल पर मोल होती है और डिवाइडेड बाय टेम्परेचर यानी केल्विन का भी इन्वर्स होगा इसमें साथ में। तो जैसे जैसे सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ेगी हम ये बोल सकते हैं कि डिसऑर्डरनेस भी साथ साथ में बढ़ती है। The change in entropy formula is expressed as delta S is equal to SF minus SI, यानी S final minus S initial. According to the thermodynamic definition, entropy is based on change in entropy, that is ds, during physical or chemical changes and expressed as, जो d हम यूज कर रहे हैं वो स्मॉल चेंज के लिए कर रहे हैं, तो ds is equal to dq reversible upon t for change to be measurable between initial and final state. The integrated expression is delta S is equal to SF minus SI is equal to, ये इंटीग्रेशन का साइन है, डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, यानी डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। अब वेरियस प्रोसेसेस में हम देखते हैं एंट्रोपी चेंज, फेज ट्रांजिशन, जैसे एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मतलब जो सॉलिड है उसका लिक्विड में कन्वर्ट होना। तो एक मोल सॉलिड को अगर आप लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करते हो तो उसमें एंट्रोपी में जो चेंज होगा वो एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन होगी। इसी तरह से एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, एक मोल लिक्विड का कन्वर्जन कंप्लीटली वेपर के अंदर हो उसके बॉइलिंग पॉइंट पर, और इसी तरह से फ्यूजन के लिए मेल्टिंग पॉइंट यूज करेंगे। फिर एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, सॉलिड का डायरेक्टली गैसियस फॉर्म के अंदर कन्वर्जन होता है, उस दौरान एंट्रोपी में जो चेंज होगा यानी फाइनल माइनस इनिशियल, तो वो एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन होगा। अब एक नई टर्म आ रही है गिब्स फ्री एनर्जी। ये टर्म क्यों यूज की जा रही है इसको समझना। कोई भी प्रोसेस होता है या कोई भी रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन होती है तो वो स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी, इसको मेज़र करने के लिए कुछ टर्म्स की हमको ज़रूरत पड़ती है कि हम अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं कि वो स्पॉन्टेनियस होगी कि नहीं, तो एंथैल्पी में चेंज है, एंट्रोपी में चेंज है, टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो उससे हम मेज़र कर सकते हैं। देखिए पहले ये माना जाता था कि अगर एंथैल्पी, एक्सोथर्मिक जो प्रोसेसेस होते हैं जिसमें एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव होती है, डेल्टा एच की वैल्यू, तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन बाद में ये पता लगा कि कई सारे प्रोसेस ऐसे हैं जो एंडोथर्मिक होने के बावजूद भी स्पॉन्टेनियस हैं, यानी अपने आप हो सकते हैं। तो फिर उसके बाद में नई टर्म आई कि उसमें ये देखा जाता है कि हो सकता है एंट्रोपी अगर इंक्रीज हो रही है तब भी हम कह सकते हैं कि जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगी। लेकिन कुछ कुछ प्रोसेस ऐसे भी पता लगे जिनके अंदर एंट्रोपी कम हो रही है, यानी केमिकल रिएक्शन एंट्रोपी डिसऑर्डरनेस कम होने के बावजूद भी स्पॉन्टेनियस हो रही है। तो फिर इस चीज ने बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया साइंटिस्ट लोगों में। उसके बाद में फिर ये पता लगा कि अगर कोई वो इस तरह की कोई रिएक्शन हो रही है जिसमें एंट्रोपी कम हो रही है तो ऑब्वियसली बाहर या जो यूनिवर्स है उसकी एंट्रोपी इंक्रीज होगी, जो बाकी जो सराउंडिंग है ना उसकी एंट्रोपी। तो यूं कहा जा सकता है ओवरऑल तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी ही होगी, टोटल एंट्रोपी। तो उन सबको एक कलेक्टिवली फॉर्म में डिफाइन करने और फाइंड आउट करने की फॉर्मूले की जरूरत पड़ी जिससे हम ये पता लगा सकें कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं। यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी का यूज किया जाता है। इसका फॉर्मूला जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, ये एब्सोल्यूट एनर्जी के लिए है। अब मान लो कि कोई प्रोसेस हो रहा है, रिएक्टेंट ए है वो
प्रोडक्ट बी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो रिएक्टेंट ए के लिए जो गिब्स एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी, वो जी ए इज इक्वल टू एच ए माइनस टी एस ए होगा। इसी तरह से जी बी की वैल्यू ये होगी। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या होगा, जी बी माइनस जी ए, जिसको डेल्टा जी से हम रिप्रेजेंट करेंगे। या ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होगा, इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास में ये आएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब ये इसमें जो डेल्टा जी की वैल्यू मिलती है उससे हम पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी कि नहीं। अब ये आप लोग ये ध्यान रखना कि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव अगर है तो ही रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। गिब्स फ्री एनर्जी, देखिए यहाँ आपको कुछ फार्मूले दिख रहे हैं। डेल्टा एस यूनिवर्स, यूनिवर्स किससे मिलकर के बना है, सिस्टम और सराउंडिंग से। तो जो ये एंट्रोपी के अंदर चेंज हो रहा है पूरे यूनिवर्स की, वो सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी के सम के बराबर होगा। और हम सिस्टम की एंट्रोपी को क्यू सिस्टम अपॉन टी लिख सकते हैं और सराउंडिंग की एंट्रोपी को क्यू सराउंडिंग अपॉन टी भी लिख सकते हैं। तो जो डेल्टा एस टोटल है या डेल्टा एस यूनिवर्स है, ये दोनों सेम है, ये ध्यान रखना, इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, इस तरह से हम लिख सकते हैं। लेकिन ये बात माइंड में रखना कि जो सराउंडिंग की एंट्रोपी में जो चेंज होता है वो डेल्टा एस सिस्टम अपॉन टी के बराबर होता है। मतलब ये हुआ कि ये जो डेल्टा एस सराउंडिंग लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम डेल्टा एस सिस्टम अपॉन टी पुटअप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम ये पुटअप कर दें, उसके बाद पूरी इक्वेशन को टी से मल्टीप्लाई करें और -1 से मल्टीप्लाई करें तो हमको ये वाली इक्वेशन मिलती है। ठीक है, तो इसको आप एक बार देखिए और समझिए। फिर हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है तो वो H माइनस टी एस के बराबर होती है। या जो डिफरेंस है, जो प्रोसेस ए से बी की तरफ मूव हुआ था और उसमें हमने देखा था, तो डेल्टा H माइनस टी डेल्टा एस, इसको हम डेल्टा जी भी लिख सकते हैं। तो मतलब समझना कि ये वाला जो है वो डेल्टा जी के बराबर है, ये चीज क्लियर हो गई। या हम यूं कह दें कि ये वाला डेल्टा जी के बराबर है। तो हम ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सिस्टम के लिए इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमको ये जो डेरिवेशन है इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसको समझना। देखिए, हमको ये बात पता लग गई कि कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी, जब एंथैल्पी और एंट्रोपी में चेंज कुछ इस तरह से हो रहा है। या आप यूं कह दीजिए कि एंट्रोपी में चेंज ना केवल सिस्टम की देखनी पड़ेगी हमको, बल्कि सराउंडिंग की भी देखनी पड़ेगी। चलो सिस्टम की एंट्रोपी में जो चेंज है उसको तो हम मेज़र फिर भी कर लें, लेकिन सराउंडिंग इतना बड़ा होता है कि उसमें चेंज को हम मेज़र कैसे करें। तो बजाय इसके ये जो डेल्टा जी है केवल सिस्टम के लिए यूज़ किया जाए, और इसमें ये जो टर्मिनोलॉजी है, डेल्टा एच सिस्टम है, टेम्परेचर ये भी सिस्टम का है, डेल्टा एस ये भी सिस्टम का है, इन्हीं तीन चीज़ों को हम अगर मेज़र कर लें तो हमें डेल्टा जी की वैल्यू मिल जाती है। और डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो हम कह सकते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। आगे ये वही वाला डेरिवेशन है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। देखिए इसके अंदर डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, या क्यू सिस्टम अपॉन टी प्लस क्यू सराउंडिंग अपॉन टी। और हमको पता है कि अगर सिस्टम और सराउंडिंग की एनर्जी में या हीट एनर्जी में जो चेंज हो रहा है तो वो ट्रांसफ़र हो रही है। अगर सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जा रही है तो सिस्टम की जितनी हीट एनर्जी कम हो रही है तो सराउंडिंग की उतनी ही बढ़ेगी। या उल्टा कह दो कि सराउंडिंग से अगर हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है सिस्टम की तरफ तो सराउंडिंग की जितनी हीट एनर्जी कम हुई तो उतनी ही सिस्टम की एनर्जी भी बढ़ रही है। तो Q सिस्टम इज इक्वल टू माइनस Q सराउंडिंग के बराबर होगा। तो ऐसे में जो डेल्टा एस, देखिए ये अगर ओवरऑल इक्वल है तो डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। लेकिन रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने के लिए
क्या चाहिए कि जो एंट्रोपी है सिस्टम और सराउंडिंग की, दोनों की 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ देखिए, अब ये मान लो कि अगर सिस्टम की एंट्रोपी कम हो रही है या डिसऑर्डरनेस कम हो रही है, लेकिन अगर ये सराउंडिंग की एंट्रोपी सफिशिएंटली लार्ज है, तो ओवरऑल सिस्टम की या यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो भी, उसकी वैल्यू भी 0 से ज़्यादा होगी। यानी रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने के लिए या तो ये दोनों ज़्यादा होने चाहिए, या फिर दोनों में से कोई एक अगर ज़्यादा हो भी रहा है तो सफिशिएंटली ज़्यादा होना चाहिए। इसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा आएगी तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। मीन्स ये हुआ कि जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसकी वैल्यू नेगेटिव में आनी चाहिए। अब ये देखें हम स्पॉन्टेनियस एंड फिजिबिलिटी। आपको अगर याद आया हो तो हमने कुछ वीडियोस में ये डिस्कस किया था कि कागज़ है तो कागज़ एयर के साथ में या ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर सकता है, यानी वो जलेगा तो उसकी राख बनेगी, धुआं बनेगा, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। लेकिन ये स्पॉन्टेनियस ऐसा तो है नहीं हमारे चारों तरफ बहुत सारे कागज़ बिखरे हुए पड़े हैं और वो आग पकड़ लेंगे, ऐसा नहीं होता है। हमें क्या करना पड़ेगा कि वो जो कागज़ है अगर हम हीट थोड़ा सा उसका टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएं तो उसके बाद में एक कॉर्नर से अगर कागज़ ने आग पकड़ना शुरू कर लिया तो उससे जो हीट एनर्जी जनरेट होगी वो फर्दर उस रिएक्शन को कैरिड आउट करेगी, प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाएगी। तो ये जो गिब्स फ्री एनर्जी वाला जो फॉर्मूला है उसके अंदर अलग अलग कंडीशन डेल्टा एच की, डेल्टा एस की और डेल्टा जी की वैल्यू अलग अलग केस में हम देखें तो उसमें जिन जिन केसेस के अंदर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है उन केस के अंदर वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। ध्यान देना, कागज पड़े पड़े आग नहीं पकड़ रहा है, मतलब ये हुआ कि डेल्टा जी की वैल्यू अभी पॉजिटिव है। ठीक है, अभी वापस हम उस फॉर्मूले की तरफ मूव करते हैं। देखिए इस फॉर्मूले को समझिए, हमारा पर्पस क्या है, डेल्टा जी नेगेटिव आना चाहिए। अगर इसमें से हम इसको माइनस कर रहे हैं और अभी भी अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा है, डेल्टा एच की वैल्यू ज़्यादा है टी डेल्टा एस के कंपैरिजन में। अब हम दूसरी कंडीशन पे विचार करें। हम क्या कर रहे हैं कि अब टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, यानी अभी तक ये टेम्परेचर कम था, हमने जब टेम्परेचर को बढ़ाया तो ये बढ़ाने से क्या हुआ, जो ओवरऑल टी डेल्टा एस की वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो जब इसकी वैल्यू सफिशिएंटली इतनी इंक्रीज हो जाती है कि ये डेल्टा एच की वैल्यू को क्रॉस कर जाएगी, तो ऐसी कंडीशन में हमको डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव मिल जाएगी। मतलब ये वाला जो नेगेटिव में है इसकी वैल्यू अगर बढ़ गई तो ऑब्वियसली डेल्टा जी की वैल्यू भी नेगेटिव के अंदर आएगी। यानी इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो ये ज़्यादा वाली क्वांटिटी में से कम वाली क्वांटिटी जो ये नेगेटिव है होने की वजह से ये भी नेगेटिव होगा। तो आगे जो कंडीशंस हैं वो सारी वही दे रखी है, इसमें ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाती है। वो जो आप लोगों ने अभी टेबल देखी थी उस टेबल के अंदर यही सारी चीज़ें दे रखी है कि टेम्परेचर अगर कम हो तो क्या होगा, टेम्परेचर अगर हाई हो तो क्या होगा, डेल्टा एच की वैल्यू कम है या ज़्यादा है उस केस में हम, या पॉजिटिव है नेगेटिव है उस केस में हम देख सकते हैं। अब आप लोग स्टडी कीजिएगा, आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है। थैंक यू वेरी मच। नोट्स बनाइएगा और मुझे भेजिएगा।